चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के हमने पहले लेक्चर में देखा था कि पोलराइजेशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट लॉ है, एक है ब्रिस्टल लॉ, ठीक है, और दूसरा एक मेलस लॉ। ये हमने दोनों डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पोलराइजेशन के आपके पास और मेथड, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है उसको हम आपके पास बोल देंगे पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। हमने वहाँ एक मेथड देखा था जिसमें आपने ये देखा था कि रिफ्लेक्शन के थ्रू पोलराइजेशन कैसे होता है करके, विच इज ब्रिस्टल लॉ। ब्रिस्टल लॉ क्या कहता है, जब हम किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट गिराते हैं तो उससे हमें ऐसा देखने को मिलता है, और वो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का जब टेंजेंट जो है उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, उस कंडीशन पर हमको एक खास बात देखने को मिलेगी। क्या खास बात देखने को मिलेगी कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली कैसी होती है, प्लेन पोलराइज्ड होती है, जिसमें जो वाइब्रेशन होते हैं वो आपके पास किसके होते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होते हैं, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब इसमें हम आपके पास डिस्कस करते हैं आपके पास पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है। पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, इसी को एक और वर्ड से आपको बोला जाता है, एक और टर्म से डिफाइन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं बाय रिफ्रेंजेंस, ठीक है। कभी कभी आपको ये वर्ड भी देखने को मिलेगा, तो बात एक है, डबल रिफ्रैक्शन को ही हम आपके पास बाय रिफ्रेंजेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या, जरा समझने की कोशिश करना। तो ये आपके पास हम सबसे पहले आपके पास बात को जरा समझने की कोशिश करना। हमने इन जनरल क्या देख रखा है, जब हम किसी ग्लास प्लेट में लाइट रे इंसिडेंट करते हैं तो हमको एक बात ध्यान में आती है, अगर वो ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या हो जाता है, जरा बोलो, रिफ्रैक्ट हो जाता है। और आपके पास जब रिफ्लेक्ट होता है तो रिफ्लेक्शन के समय पर आपको कितनी रे देखने को मिलती है, सिर्फ एक रे देखने को मिलती है। नहीं मिलती है। जैसा अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ये कोई ग्लास प्लेट है, जरा समझने की कोशिश करना, ये क्या, जरा बोलो, एक ग्लास प्लेट है, ठीक है। और कैसी ग्लास प्लेट है, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है, ठीक है। तो जब हम इसमें रे गिराते हैं तो होता क्या, आपको ये पता है कि रिफ्रैक्शन के लॉस को फॉलो करते हुए आपके पास ये रे जानी चाहिए थी सीधे, अगर ये डेंसर मीडियम है तो आपके पास बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन आती है। लेकिन रे कितनी मिलती है, जरा बोलो, एक ही रे मिलती है। एक ग्लास प्लेट की कहानी होती है। लेकिन आपके पास हुआ क्या कि 1969 के आसपास आपके पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है आपके पास एरामस बार्लोनीथस, एक साइंटिस्ट हैं जिनने क्या करा, ये ऑब्जर्व करा कि हमारे नेचर में कुछ सर्टेन क्रिस्टल हैं, जैसे कैल्साइट क्रिस्टल हो गया, ठीक है, टोपाज हो गया, और भी बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं। ये क्रिस्टल में हम जब लाइट रेज गिराते हैं तो लाइट रे जो होते हैं वो आपके पास दो रे में स्प्लिट हो जाती है। जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कितने पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, बोलो, दो रे में आपके पास क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। इसमें से एक रे है जो है वो आपके पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लॉज को फॉलो कर रही होती है। कहने का मतलब यह स्नेच लॉ को फॉलो कर रही होती है, और एक रे जो है आपके पास वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रही होती है। जो इसमें से एक रे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो कर रही होती है उसको हम आपके पास बोलते हैं क्या, उसको हम आपके पास बोलते हैं ऑर्डिनरी रे। और दूसरी जो आपके पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रही हो तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ये दोनों ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके पास जो रे आपके पास प्लेन, जो आपके पास ऑर्डिनरी रे और आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, ये दोनों ही रे आपके पास कैसी होती है, प्लेन पोलराइज्ड होती है। तब जब कभी ये क्रिस्टल से पास होती है, लेकिन वो क्रिस्टल क्या है, सर्टेन क्रिस्टल है। ये आपके पास कौन से, कैल्साइट क्रिस्टल हो गया, टोपाज हो गया, माइका हो गया, कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं हमारे नेचर में जिनमें से हम लाइट रेज अगर पास कराते हैं तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो दो पार्ट में स्प्लिट होती है। लेकिन दोनों ही आपके पास जो रेस होती हैं, मैंने कहा था उसमें से एक रे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करती है, एक नहीं करती है। जो फॉलो करती है उसको हम आपके पास बोलते हैं क्या, उसको हम ऑर्डिनरी रे बोलते हैं, और जो फॉलो नहीं करती है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे दोनों ही क्या करते हैं, जरा बोलो, आपके पास दोनों ही प्लेन पोलराइज होती हैं, ठीक है, दोनों। और लेकिन जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होते हैं दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो डबल रिफ्रैक्शन का मतलब क्या, डबल रिफ्रैक्शन का मतलब क्या, डबल रिफ्रैक्शन हर क्रिस्टल में नहीं होता है, ये कुछ सर्टेन क्रिस्टल में ही होता है। जैसे कैल्साइट क्रिस्टल है आपके पास, बहुत अच्छी तरीके से आपके पास क्या देता है, जरा बोलो, डबल रिफ्रैक्शन करके देता है। यानी कि इंसिडेंट रे को कितने पार्ट में ब्रेक करके देता है, जरा बोलो, दो पार्ट में ब्रेक करके देता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें एक एक करके पॉइंट बना के लिख लेते हैं। इसमें लिखना, पहला पॉइंट लिखना,
in normal glass plate, when a light ray incident, it get refracted according to Snell's law, ठीक है, Snell's law के अकॉर्डिंग, ठीक है, and take in one direction, केवल एक ही डायरेक्शन में आपको रेज आती है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट इसमें लिखना, साइंटिस्ट का नाम है एरामुलस, ठीक है, एरामस बार्थोलिनस, ठीक है, डिस्कवर्ड a crystal called कैल्साइट, ठीक है, कौन सा क्रिस्टल? कैल्साइट क्रिस्टल, ठीक है, कैल्साइट which is isotropic in nature। देखो एनआइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब क्या है? एनआइसोट्रोपिक नेचर का मतलब होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होंगी, इसीलिए जब उसमें रे गिरा रहे हैं तो आपके पास क्या है, जरा बोलो, डिफरेंट डायरेक्शन में आपके पास रे स्प्लिट हो रही है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट रे आपके पास क्या हो रही है, जरा बोलो, स्प्लिट हो रही है। तो आपके पास एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है वो आपके पास प्रॉपर्टी जो आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, ठीक है, विच इज एनआइसोट्रोपिक इन नेचर लिखना। दैट इज possesses different properties in different direction, ठीक है, जिससे डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उसी को हम आपके पास बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल भी बोलते हैं, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करूं कैल्साइट क्रिस्टल, तो कैल्साइट क्रिस्टल को हम आपके पास इसको हम एक और नाम बोलते हैं आइस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइस लैंड स्पार करके भी नाम इसका होता है, ठीक है, कभी आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास क्या, कैल्शियम कार्बोनेट COCO3, ठीक है, इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है COCO3, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है, कैसा क्रिस्टल होता है? COCO3 का ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है, इसको हम आइस लैंड स्पार भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो क्या करा आपके पास एरामस आपका बाद में डिस्कवर एक क्रिस्टल डिस्कवर किया जो एनआइसोट्रोपिक नेचर का होता है, लेकिन जब इस कैल्साइट क्रिस्टल से रेज आपके पास गिराई जाती है, मैंने कहा आपके पास ये कितने पार्ट में ब्रेक हो जाती है, जरा बोलो, 2 पार्ट में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखना, व्हेन a beam of unpolarized light is allowed to pass through calcite और क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज में भी ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ठीक है, क्वार्ट्ज इट स्प्लिट, इसको लिखना, इट स्प्लिट into two refracted beam in place of of the usual one as in glass plate, ठीक है, as in glass, ठीक है।
इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, डबल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब कैसे होता है उसको हम फिगर से समझ सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, लिख देना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डबल रिफ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है। क्रिस्टल किस तरीके का है, ये आपके पास एक ये क्रिस्टल है, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमने क्रिस्टल डिजाइन कर रखा है। ये कैल्साइट क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल है, ठीक है। इस पे रे गिराई हुई, ठीक है। इस पे आपका कौन सी रे गिरानी है, हमने रे गिराने है। हमने क्या करना है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास क्या है, एक अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। ये कैसी लाइट है जरा बोलो, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अनपोलराइज लाइट कैसी होती है, आपको पता है कि इसमें क्या होते हैं जरा बोलो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के हर डायरेक्शन में आपके पास क्या होंगे जरा बोलो, वाइब्रेशन होंगे। ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब जरा देखो, बात को जरा समझने की कोशिश करना। जैसे इस पर लाइट रे गिराई जाती है, तो ये लाइट रे दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। कितने पार्ट में स्प्लिट हो जाती है जरा बोलो, ये लाइट रे दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। अगर मैं बात करूं, जब दो पार्ट में लाइट रे स्प्लिट होती है, तो ये दोनों ही पार्ट कैसे होते हैं, मैंने कहा दोनों ही आपके पास प्लेन पोलराइज्ड होते हैं। ये लाइट आपके पास ये पार्ट भी और ये पार्ट भी। ये हर क्रिस्टल में नहीं होती, कुछ सर्टेन क्रिस्टल में ऐसी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। एक आपके पास ये लाइट रे है, ठीक है, एक लाइट रे ये है, और ये भी आपके पास प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है। और इसमें जो आपके पास वाइब्रेशन होते हैं, वो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होते हैं, मतलब अंदर की तरफ वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है, आपको बताया। दूसरा इसमें कैसे होते हैं जरा बोलो, इस प्लेन ऑफ पेपर के या प्लेन ऑफ ये जो बोर्ड है, इसके कैसे वाइब्रेशन है जरा बोलो, पेलर वाइब्रेशन है, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे वाइब्रेशन, ये दोनों ही आपके पास कैसी है जरा बोलो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब इसमें से एक रे जो है आपके पास खास करके जिसमें प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है, ये कैसी होती है जरा बोलो, ये आपके पास स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है। इसको अगर आप देखोगे, अप्लाई करोगे स्नेल्स लॉ, तो आपको क्या दिखेगा जरा बोलो, ये स्नेल्स लॉ को क्या करे जरा बोलो, फॉलो कर रही है। ये जो लाइट रे है आपके पास स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है, इसको हम बोलते हैं ई रे बोलते हैं आपके पास, ओ रे मतलब ऑर्डिनरी रे, ठीक है। और जो स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करती है, कौन सा, ये इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। जो स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ठीक है। तो हमारे पास दो रे बनती हैं, एक में प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होते हैं, एक में प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है। और लेकिन दोनों ही कैसी है जरा बोलो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, आपको दिख रहा होगा। और आपके पास इसमें जो आपके पास अगर आप देखोगे वाइब्रेशन और इसमें वाइब्रेशन देखोगे, ये दोनों आपस में भी क्या है जरा बोलो, परपेंडिकुलर है। दोनों आपस में भी क्या है जरा बोलो, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। अगर ये एंगल देखोगे, तो ये एंगल आपके पास 109 डिग्री के आसपास का होता है। ये एंगल अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, ये 109 डिग्री का होता है। ये 71 डिग्री के आसपास का होता है, ठीक है। चलिए, ई रे और रे, मैंने कहा था जिसमें प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होते हैं, जिसको हम, और जो स्नेल्स लॉ को फॉलो कर रही है, ठीक है। एक रे ये है, और दूसरा आपके पास एक स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करती, जिसको हम क्या बोलते हैं, ई रे बोलते हैं, ओ रे और ई रे, ठीक है। इसके बारे में लिख देंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 लिखना, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 लिखना, इसमें लिख देना माइका टोपाज, ठीक है, ठीक है, आर द अदर एग्जांपल ऑफ डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल, ठीक है। ये कैसे होते हैं जरा बोलो, डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, ठीक है, ये बना लिया होगा, इसको हटा देते हैं। इसमें लिखना द रे
रे विच obey स्नेल्स लॉ या फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी आप बोल सकते हो, इट्स कॉल्ड आपके पास क्या, ऑर्डिनरी रे एंड द रे which does not obey Snell's law called एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा। शॉर्टकट में यहां पर आपको लिखना चाहो तो लिख देना आपके पास क्या, किसको हम क्या बोल रहे हैं, ओ रे बोल रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, या क्या बोलते हैं जरा बोलो, ई रे। क्या बोलते हैं जरा बोलो, ई रे। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, या आपके पास क्या बोलते हैं जरा बोलो, ई रे। ठीक है, चलिए ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट एक और लिखना। ठीक है, मैंने कहा दोनों आपके पास जो ई रे होते हैं और आपके पास ओ रे हैं, ये आपका ओ रे हो गया, ई रे हो गया, ये दोनों कैसे होते हैं जरा बोलो, प्लेन पोलराइज्ड होते हैं। इसमें लिखना बोथ द ऑर्डिनरी रे, both the ordinary ray and extraordinary ray, extraordinary ray are plane polarized। कैसे होते जरा बोलो, प्लेन पोलराइज्ड। बट अगर मैं बात करूं, बट दे आर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं जरा बोलो, परपेंडिकुलर। एक में प्लेन के परपेलर है और एक में कैसा जरा बोलो, परपेंडिकुलर है। बट देयर लिखना, बट देयर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ईच अदर। ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं भाई, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ऑप्टिक्स एक्सेस। ठीक है, ऑप्टिक एक्सेस क्या होती है, ऑप्टिक एक्सेस, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए हेडिंग लिखिए, ऑप्टिक एक्सेस। देखो ऑप्टिक एक्सेस क्या होती है, किसी भी क्रिस्टल में क्या होता है, एक एक्सेस जरूर होती है जिस एक्सेस के बाद क्रिस्टल कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। वो एक्सेस किसी भी क्रिस्टल में जिसका अबाउट क्रिस्टल कैसा होगा, सिमेट्री होगा, उसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, ऑप्टिक एक्सेस बोलते हैं। ये बात समझ आई, पहली बात आपको। और दूसरा, जब भी लाइट रे इस एक्सेस के अबाउट गिराई जाती है क्रिस्टल में, तो लाइट रे जो है आपके पास दो पार्ट में स्प्लिट नहीं होती है। मतलब अभी आपको दिख रहा था कि आपने देखा कि हमारे पास सर्टेन कुछ ऐसे क्रिस्टल हैं जिनमें लाइट रे कितने पार्ट में स्प्लिट हो जाती है जरा बोलो, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, ई रे और ओ रे में, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा आपके पास, मैंने कहा हर क्रिस्टल में, मैंने कहा क्या होता है जरा बोलो, एक एक्सेस ऐसी जरूर होती है जिसके एक्सेस के बाद क्रिस्टल सिमेट्रिक होता है। और क्रिस्टल अगर सिमेट्रिक होता है, अगर मैं उस एक्सेस के बाद अगर लाइट अगर इंसिडेंट करूं, तो लाइट रे जो होता है आपके पास स्प्लिट नहीं होती है। उसी का हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, ऑप्टिक एक्सेस बोलते हैं। बात समझ आई, तो इसमें लिख देना आपके पास क्या, ये काम आएगा। ठीक है, इसमें लिख देना आपके पास क्या, क्रिस्टल इज सिमेट्रिकल, क्रिस्टल इज सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्सेस, पहली बात, अबाउट दिस एक्सेस, पहली बात। दूसरा, इसमें लिख देना, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट does not split into
टू पार्ट, ठीक है, डज नॉट स्प्लिट इनटू, लिख देना आपके पास क्या, ई रे एंड ओ रे, ई रे एंड ओ रे along this direction, along this axis, along this axis. इस एक्सिस के बाद आपके पास लाइट रे जो है वो ई रे और ओ रे में क्या होगी, जरा बोलो, स्प्लिट नहीं होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, ऑप्टिक एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए अब होता क्या है, ऑप्टिक एक्सिस के बेसिस पर, ऑप्टिक एक्सिस पे बेसिस हमारे पास दो तरीके के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। एक को हम आपके पास बोलते हैं क्या, एक को हम बोलते हैं यूनिक्रिस्टल, यूनिएक्सियल क्रिस्टल, एक को हम बोलते हैं बाई एक्सियल क्रिस्टल, ठीक है। इसमें लिख देना इसमें लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिक एक्सिस we have two types of crystal आपके सिलेबस में मेंशन है इसलिए करा रहे हैं, ठीक है। दो तरीके के क्रिस्टल होते हैं, एक को हम बोलते हैं आपके पास यूनिएक्सियल क्रिस्टल, यूनिएक्सियल क्रिस्टल, ठीक है। एक को हम बोलते हैं बाईएक्सियल क्रिस्टल, ठीक है। तो यूनिएक्सियल क्रिस्टल होते हैं जिसमें एक ऑप्टिक एक्सिस होती है, ठीक है। मैंने कहा ना, एक तो होगी करके, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन एक तो होगी, किसी भी क्रिस्टल में एक एक्सिस जरूर होगी, जिस एक्सिस के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि क्रिस्टल सिमेट्रिक है, और दूसरा उसके अलोंग जब हम लाइट रे सेंड करेंगे तो स्प्लिट भी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मैंने कहा आपके पास क्या यूनिएक्सियल क्रिस्टल, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपके पास क्या, ये एक ऐसी एक्सिस होती है जिसमें लाइट रे क्या होती है, जरा बोलो, आपके पास जिसमें केवल एक ही ऑप्टिक एक्सिस होती है, एक ही ऑप्टिक एक्सिस होती है, मतलब लाइट रे आपके पास एक ही एक्सिस को अलोंग जाएगी, उसे ध्यान सुनिएगा। तो जब उस एक्सिस के लाइट अलोंग लाइट रे जाएगी तो लाइट रे स्प्लिट नहीं होगी, यानी कि लाइट रे की अगर ई रे और ओ रे अलग अलग नहीं होंगी, तो लाइट रे आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी। दूसरी अगर इसमें बात करूं तो इसमें दो ऑप्टिक एक्सिस होंगी, लेकिन उसमें जो आपका लाइट रे की जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, सेम रहेगी, लेकिन एक्सिस कितनी होगी, जरा बोलो, दो। ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। अगर मैं इसके अगर बात करूं, इसमें लिख देना आपके पास क्या, देयर इज अ, इसमें लिखना देयर इज अ सिंगल डायरेक्शन, देयर इज अ सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन there is a single direction known as optic axis, known as optic axis, known as optic axis, in which likhna, in which all wave transmitted with one uniform velocity, with one uniform velocity, ठीक है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसमें लिखना, there are two such direction, there are two such direction, ठीक है, for one particular velocity, for one particular velocity, ठीक है। तो हमारे पास दो ऐसी डायरेक्शन होंगी जिस, ठीक है, तो हमारे पास दो ऐसी डायरेक्शन होंगे जिसका लॉन्ग आपके पास कहेंगे, जरा बोलो, वेलोसिटी सेम रहेगी। अब इसमें लिख देना, these crystal have, इसमें लिख देना these, इधर लिख देना these crystal have two ऑप्टिक एक्सिस, इसमें दो ऑप्टिक एक्सिस होते थे, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, यूनिएक्सियल क्रिस्टल के एग्जाम्पल के बारे में, मैं इधर इरेज कर दे रहा हूं, इधर मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसी के जस्ट ऊपर लिखिएगा आप, ठीक है, आप मतलब इसी के जस्ट नीचे लिखिएगा,
एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जैसे कैल्साइट है, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कैल्साइट कौन सा क्रिस्टल है करके। कैल्साइट है, क्वार्ट्ज है, ठीक है, क्वार्ट्ज है, टूरमैलिन है, टूरमैलिन है, और नाइट्रेट ऑफ सोडा। ये सारे ऐसे आपके पास क्रिस्टल हैं जिनमें आपके पास क्या होता है, जरा बोलो, एक ऑप्टिक एक्सिस होती है। दूसरा, इसका अगर मैं एग्जांपल अगर दूं, इसमें आपके पास बोरेक्स होता है, ठीक है, टोपाज होता है, ठीक है, माइका होता है, माइका है, टोपाज है, ये सब इसके एग्जांपल है, ठीक है, एटसेट्रा लिख देना। एक और होता है सेलेनाइट भी होता है, अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, सेलेनाइट, ठीक है, एटसेट्रा। अब जरा देखो, अगर मैं बात करूं यहीं से आगे तो समझ में आता है, ठीक है। अब यहां पर एक बात आती है कि जो यूनिएक्सियल क्रिस्टल होते हैं ना, आपके सिलेबस में मेंशन भी है, यूनिएक्सियल जो क्रिस्टल होते हैं, यानी कि ये वाले क्रिस्टल, जो ये दो तरीके के होते हैं। कितने होते हैं जरा बोलो? दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव क्रिस्टल, एक को बोलते हैं नेगेटिव क्रिस्टल, ठीक है। तो इसमें लिख देना आपके पास यूनिएक्सियल क्रिस्टल करके, उसमें लिखना यूनिएक्सियल क्रिस्टल आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरीके के होते हैं। तो अगर दो कौन कौन से तरीके होते हैं अगर मैं आपसे बोलूं, तो एक को हम बोलते हैं आपके पास पॉजिटिव क्रिस्टल, एक को बोलते हैं हम पॉजिटिव क्रिस्टल, ठीक है, एक को बोलते हैं हम आपके पास क्या, नेगेटिव क्रिस्टल। एक को क्या बोलते हैं? नेगेटिव क्रिस्टल। पॉजिटिव क्रिस्टल क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं, अगर सपोज कर लिया ई रे का, ये ध्यान में रखना, जिस मटेरियल के आप बात करो, उस मटेरियल के लिए अगर आप बात करो, जो लाइट रे है उसके ई रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर वो ओ रे से अगर ज्यादा है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे अगर ओ रे से अगर ज्यादा है, उस मटेरियल के लिए जो लाइट रे आप इसमें इंसिडेंट करो, उस मटेरियल के लिए ई रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ओ रे से अगर ज्यादा है, देन आपके पास क्या, ऐसे क्रिस्टल को बोला जाता है पॉजिटिव क्रिस्टल, ठीक है। इसका एग्जांपल आपके पास खास करके आपके पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वार्ट्ज क्रिस्टल और आपके पास क्या आइस जो होती है वो इस टाइप का काम करती है, क्योंकि आपके पास ये समझ में आता तो आपके पास आएगा तो कौन सा, यूनिएक्सियल क्रिस्टल ही आएगा। दूसरा, अगर मैं कहूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ओ रे इज ग्रेटर देन, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर क्या रहा जरा बोलो, ई रे, तो ऐसे का हम बोलते हैं नेगेटिव क्रिस्टल। और इसका जो एग्जांपल होता है ये आपके पास कैल्साइट और टूरमैलिन इसके एग्जांपल होते हैं। कैल्साइट और टूरमैलिन इसके एग्जांपल होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आपसे डायरेक्टली बोल सकता है कि पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए ई रे और ओ रे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है करके। चलिए, तो यहां से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। खत्म हो चुका है, ठीक है, आपके पास टाइप्स ऑफ क्रिस्टल खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म, ठीक है। हेडिंग लिखना, आपके इसमें पॉइंट मेंशन है, मैं आपको करा दे रहा हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा इससे पूछा जाना है नहीं। पोलराइजेशन बाय आपके पास क्या, डाइक्रोइज्म, ठीक है। अब होता क्या है, इस बात को जरा समझते हैं। देखो, डाइक्रोइज्म क्या होती है, ये आपके पास किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, किसी आपके पास क्रिस्टल की, आपके पास स्पेसिफिक आपके पास क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक क्रिस्टल के पास ही प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उसमें अनपोलराइज्ड लाइट गिराते हैं, तो अनपोलराइज्ड लाइट में से क्या ये क्रिस्टल क्या करते हैं, कुछ वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर देते हैं। एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को क्या कर देंगे जरा बोलो, ये एब्जॉर्ब कर देंगे, एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को क्या करेंगे जरा बोलो, जाने देंगे। कुछ क्रिस्टल में ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन वाला केस है। ये बात समझ नहीं आई? मैंने कहा डाइक्रोइज्म आपके पास डाइक्रोइक, ऐसे मटेरियल को हम डाइक्रोइक मटेरियल भी होते हैं। मैंने कहा डाइक्रोइज्म में आपके पास क्या होती है, ये किसी आपके पास ये क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है। क्रिस्टल क्या करता है उस कंडीशन में, ये क्या करता है, कुछ प्लेन ऑफ एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को, जैसा अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट में से एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा।
सिर्फ जाने क्या देगा, एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को जाने देता है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, डाइक्रोइज्म बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं, डाइक्रोइक क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास इसमें लिख देना, ये क्या होती है जरा बोलो, द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेसिफिक क्रिस्टल। खास करके अगर मैं बात करूं जो हमारे पास क्रिस्टल होता है टूरमैलिन में, ये बहुत ज्यादा हाईली प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये प्रॉपर्टी आपके पास कौन से आपके पास क्रिस्टल में हाईली पाई जाती है जरा बोलो, टूरमैलिन जो हमारा क्रिस्टल होता है उसमें एक प्रॉपर्टी हाई अमाउंट में पाई जाती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो इसमें लिख देना आपके पास क्या, सम लिखना, सम स्पेसिफिक क्रिस्टल हैव, सम स्पेसिफिक क्रिस्टल have the property of absorbing vibration, the property of absorbing, ठीक है, absorbing vibration, ठीक है, vibration of electric field, ठीक है, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, विथ पेनिट्रेशन, ठीक है। जैसे जैसे आगे जाएगी मतलब पेनिट्रेट करते हुए ऐसे वैसे एब्जॉर्ब होगी। एंड आफ्टर सम डिस्टेंस, and after some distance like now distance of penetration, after some distance of penetration of light will be plane polarized। कैसे होता है मैं भी आपको फिगर से बताता हूं। प्लेन पोलराइज्ड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एब्जॉर्ब वाइब्रेशन, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, एक टाइप का वाइब्रेशन अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो एक ही टाइप का जो वाइब्रेशन बचेगा नहीं बचेगा, और वो क्या होगा उसके परपेंडिकुलर। ये समझ में आना चाहिए। मतलब कहानी कैसी आती है जरा देखो, मैं आपको बताता हूं। ये हमारे पास क्या जरा बोलो, ये हमारे पास टूरमैलिन क्रिस्टल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या जरा बोलो, टूरमैलिन क्रिस्टल है, ठीक है। और हमने क्या करा, इसमें लाइट रे गिराई, और ये लाइट रे कैसी जरा बोलो, अनपोलराइज्ड लाइट है, क्योंकि हमारा टास्क है कि अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड में कन्वर्ट करना। आपको पता है इसमें क्या है जरा बोलो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के हर डायरेक्शन में आपके पास क्या जरा बोलो वाइब्रेशन है। मैं सिर्फ दो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक। ये लाइट रे आपके पास इस तरीके से आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब लाइट रे जैसी इसमें आगे बढ़ती है, ये समझ में आना चाहिए, ये होता क्या है कि जो लाइट रेज होती है इसका एक प्लेन जो होगा वो क्या हो जाएगा जरा बोलो, एब्जॉर्ब हो जाता है। आपको कैसा दिखेगा, जैसे जैसे लाइट रे आगे की तरफ पेनिट्रेट करेगी, उन लाइनों को समझना जो लाइनें लिखा रखी हैं, जैसे जैसे लाइट रे आगे बढ़ेगी, जो आपके पास प्लेन ऑफ पेपर के जो अलोंग वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन क्या होते चले जाते हैं जरा बोलो, एब्जॉर्ब होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एट द एंड जैसे जैसे एंड आता है आपका, वैसे वैसे प्लेन ऑफ पेपर के जो अलोंग वाइब्रेशन है वो क्या हो जाते हैं जरा बोलो, खत्म। सिर्फ कौन से वाइब्रेशन रहेंगे जरा बोलो, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन रहेंगे। सिर्फ कौन से वाइब्रेशन रहते हैं जरा बोलो, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर ही वाइब्रेशन रहते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसीलिए वो लाइन लिखी हुई है। इस तरीके से ये जो लाइट है आपके पास, क्या है जरा बोलो, ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। कैसी लाइट है जरा बोलो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। कुछ ही क्रिस्टल में ऐसा देखा जाता है
जिन क्रिस्टल में ऐसा देखा जाता है उनको बोलते हैं डाइक्रोइक क्रिस्टल बोलते हैं, डाइक्रोइक क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इनको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो? डाइक्रोइक क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था जो सन ग्लासेस होते हैं, ठीक है, और आपके पास कुछ फिल्म होती है, स्क्रीन्स होती हैं, उनमें भी हम आपके पास डाइक्रोइक क्रिस्टल का यूज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें लिख देना, इनको हम आपको डाइक्रोइक क्रिस्टल भी बोलते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपेयर में टूरमैलिन क्रिस्टल में ये प्रॉपर्टी हाई अमाउंट में देखी जा रही है। कौन सी प्रॉपर्टी? डाइक्रोइज्म वाली। ठीक है, तो ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए तो ये बात समझ में आ गई होगी, बड़े सिंपल सी बात है। ठीक, चलो इसमें है तो नहीं आपके उसमें, लेकिन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं एक पॉइंट। पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन बाय निकोल प्रिज्म। ठीक है, चलिए हेडिंग लिखिएगा, पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन using निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म। ठीक है, तो निकोल क्या है? साइंटिस्ट हैं। ठीक है, ठीक है, इनने क्या करा आपके पास 1828 में, ये ध्यान में रखना, एयर हियर आने वाला नहीं, खाली ऐसे बता दे रहा हूं आपको। इन्हें क्या करा, एक क्रिस्टल, ये सबसे, मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सबसे पहला डिजाइन क्या हुआ क्रिस्टल था जो अनपोलाइज लाइट को पोलाइज लाइट में कन्वर्ट करने का काम करता था। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इन्हें क्या करा, एक आपके पास इन्हें क्या करा, एक डिवाइस डिजाइन करी, फर्स्ट पोलराइजिंग डिवाइस डिजाइन करी, कितने में? 1828 में, जिसको हम क्या बोलते हैं? निकोल प्रिज्म बोलते हैं। अब बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा, क्या यहाँ पर ये जो निकोल प्रिज्म है, आपने एक जगह पर देखा था, हमने कैल्साइट क्रिस्टल यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले डबल रिफ्रैक्शन में। आपको थोड़ा अगर याद आ रहा हो, डबल रिफ्रैक्शन में हमने क्या यूज किया था, जरा बोलो? कैल्साइट क्रिस्टल। लेकिन कैल्साइट क्रिस्टल में जब आपने लाइट रे डाली थी तो दो ओरे में स्प्लिट हो गई थी, किसमें? ई रे में और ओ रे में। वो दोनों ही प्लेन पोलाइज्ड थी, लेकिन प्लेन पोलाइज्ड तो है, लेकिन आपने जब आप एक जगह से एंड से ऑब्जर्व करोगे तो वहां दोनों रेज आ रही होंगी, तो उनको अलग अलग, कई बार अलग अलग करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उनको अलग अलग करने के लिए आपके पास क्या किया गया, जरा बोलो? निकोल ने एक डिवाइस डिजाइन करी जो क्या करती है, एक आपके पास जो ओ रे है और ई रे है, दोनों को अलग अलग कर देती है। ई रे और ओ रे को दोनों को क्या कर देती है, जरा बोलो? अलग अलग। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या करा आपके पास इस तरीके से, आपके पास एक सबसे पहले एक कैल्साइट क्रिस्टल लिया, जो कैल्साइट क्रिस्टल आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है, ये कैल्साइट क्रिस्टल लिया, और इस कैल्साइट क्रिस्टल के बीच में, यहां पर कहीं इस तरीके से बीच में, इन्हें क्या करा, जरा बोलो? एक मटेरियल जिसका नाम होता है कनाडा बाल्सम, यहां पर आपके पास क्या कर दिया, जरा बोलो? उसको सीमेंट कर दिया। इन्हें क्या करा आपके पास, ये कैल्साइट क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है, जरा बोलो? कैल्साइट क्रिस्टल है, ये भी कैल्साइट क्रिस्टल है। इन कैल्साइट क्रिस्टल के बीच में क्या करा, जरा बोलो? एक मटेरियल जिसका नाम है कनाडा बाल्सम, एक मटेरियल जिसका नाम है आपके पास क्या? कनाडा बाल्सम। इसको क्या कर दिया, जरा बोलो? सीमेंट कर दिया इसके बीच में। ठीक है, अब यहां से जैसी लाइट रे आपके पास गिराई जाती है इसके ऊपर, ठीक है, यहां से जैसी इसके ऊपर लाइट रेज गिरा जाती है, कौन सी लाइट रे? अनपोलराइज्ड लाइट रे। हमारा काम है कि अनपोलराइज्ड लाइट रे जब गिराई जानी चाहिए, दोनों अलग अलग हो जानी चाहिए। इसमें अनपोलराइज्ड लाइट रे जैसी गिराई गई तो ये समझ में आना चाहिए, अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जरा बोलो? जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के दोनों तरफ आपके पास वाइब्रेशन होते हैं। तो इसमें लाइट रे गिराई गई, आपको पता है कैल्साइट क्रिस्टल क्या करता है, दो पार्ट में स्प्लिट कर देता है। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ पेपर के आपके पास क्या है, अलोंग आपके पास वाइब्रेशन है, इसमें प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे।
अब हुआ क्या, ये कनाडा बाल्सम की लेयर इस तरीके से डिजाइन की जाती है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरीके से लिया जाता है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इस ओ रे के कंपेयर में थोड़ा क्या होता है, जरा बोलो, कम। फिर से सुनना जरा मैं क्या कह रहा हूं करके। इससे आपके पास कनाडा बाल्सम वाली आपके पास लेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये आपके पास ओ रे के कंपेयर में क्या होता है, जरा बोलो, कम। तो लगता कैसा है ये रे आपके पास कैसी आ रही है, जरा बोलो, डेंसर से आ रही है आपके पास, किसमें, जरा बोलो, रेयरर मीडियम में। जब कोई रे आपको पता है डेंसर से रेयरर मीडियम में आती है तो उसमें क्या होने के चांसेस होते हैं, जरा बोलो, टीआईआर होने के चांसेस होते हैं, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली चीजें होने की कोशिश हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है, जरा बोलो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। मतलब अगर ये जो थीटा है अगर ये ग्रेटर देन आपके पास क्या हो जाएगा, जरा बोलो, क्रिटिकल एंगल, देन उस कंडीशन में जो लाइट रे हो क्या वो क्या हो जाएगी, जरा बोलो, ये आपके पास इसी तरफ वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि कनाडा बाल्सम के लेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये ओ रे, आपको बताइए कौन सी रे थी, जरा बोलो, ओ रे। ओ रे से क्या होता है, जरा बोलो, कम। और इस ई रे के कंपेयर में इस कनाडा बाल्सम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, जरा बोलो, इसका आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ई रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है, जरा बोलो, कम। तो ये लाइट रे सीसी ये आपके पास ये डेंसर होगा, ये रेयर होगा, ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के थ्रू आपके पास कहां चली जाएगी, जरा बोलो, दूसरी तरफ पहुंच जाएगी। तो ये लाइट रे आपके पास कुछ इस तरीके से दूसरी तरफ पहुंच जाती है और हम इस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, जरा बोलो, ई रे और ओ रे को क्या कर लेते हैं, जरा बोलो, सेपरेट। ये कौन सी रे थी, जरा बोलो, ई रे। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही थी उस रे को हमने एक तरफ कर दिया और जो नहीं कर रही थी उसको हमने क्या कर दिया, जरा बोलो, एक तरफ कर दिया। यही हमारा पर्पस था कि हम इन दोनों को अलग अलग कैसे करें। हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हमको इससे पहले दोनों एक ही तरफ मिल रही थी, हमने दोनों को दोनों निकोल प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निकोल प्रिज्म। ठीक है, तो आपके पास ये बात लिख लेनी हुई। चलिए, ठीक है, मैं पूरी कहानी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है। टू सेपरेट ओ रे एंड ई रे, टू सेपरेट ओ रे एंड ई रे, निकोल प्रिज्म इज यूज्ड। ठीक है, निकोल प्रिज्म इज यूज्ड। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब इसमें एक और दो तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी रिलेशन लिख देता हूं जो मैंने आपको बोले। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका क्या होता है करके। ठीक है, इसमें लिखना द वैल्यू ऑफ the value of refractive index the value of refractive index for refractive index for सोडियम, मैं किसी पर्टिकुलर के लिए बता रहा हूं, आप एग्जांपल के लिए समझ जाना। फॉर सोडियम येलो लाइट जो एक्सपेरिमेंट में यूज की जाती है, ठीक है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 5893 जो एक्सपेरिमेंट में खास करते हैं और यूज की जाती है। ठीक है, 93 इंच। तो अगर मैं बात करूं पहला पॉइंट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम बात करें ऑफ कैल्साइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैल्साइट, ठीक है, और ओ रे के लिए जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये होता है 1.658 के आसपास। ये याद नहीं कर रहे, आपको पता होना चाहिए ज्यादा होता है करके। ठीक है, दूसरा अगर बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैल्साइट, ठीक है, और ई रे के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके पास क्या होता है, जरा बोलो, कम। तो ये आता है 1.486। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कनाडा बाल्सम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, इसमें लिख देना सी पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा बाल्सम। ठीक है,
इसके मैंने बोला म्यू बी, ये होता है 1.5, ठीक है 5। अब आपको दिख रहा होगा जैसे मैंने आपसे बोला जो ओ रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कि आपके पास ओ रे के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका मतलब कैसा लगेगा कि जो रे है वो डेंसर मीडियम से कहां जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, तो टीआईआर होने की सिचुएशन है, तो टीआईआर होता है और आपके पास लाइट रे अलग हो जाती है। इसमें आपके पास ये समझ में आ रहा है सीधे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आएगी। चलिए तो आगे बात करते हैं। इसका लास्ट टॉपिक है ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है इस बात को समझते हैं थोड़ा, ठीक है। हमने क्या देखा है, अगर आपको थोड़ा अगर ध्यान में आ रहा हो, जैसे ये एक आपके पास अनपोलराइज लाइट है, जरा समझने की कोशिश करना। एक ऐसी लाइट है, जरा बोलो अनपोलराइज लाइट है। तो मैंने क्या करा, इसको क्या करा, किसी आपके पास किससे पास करा है, पोलराइजर से पास करा है। आपको बताइए इसमें क्या, जरा बोलो। प्लेन ऑफ पेपर के इस तरह की भी वाइब्रेशन है, ऐसे भी वाइब्रेशन है। मैंने किससे पास कराया, जरा बोलो। किसी भी क्रिस्टल से आप बोल सकते हो, ठीक है। मैंने आपके पास, या निकोल प्रिज्म बोल सकते हो, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हो, निकोल प्रिज्म भी बोल सकते हो, जो आपको सही लगे, ठीक है। हमने एक क्रिस्टल से पास कराया, ये क्रिस्टल है, ठीक है, जिसको हम क्या बोले, जरा बोलो, पोलराइजर की तरह काम कर रहा है क्रिस्टल। जैसे मैंने ये क्या, जरा बोलो, पोलराइजर लिख देता हूं मैं, पोलराइजर से पास करा है। तो आपको पता है कि लाइट रे आपके पास क्या होता है, जरा बोलो, यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट होती है ऐसे करके। इसकी जो ऑप्टिक एक्सेस होंगे या इनके जो ट्रांसमिशन एक्सेस होंगे, उनके जो पैरेलल कंपोनेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, जरा बोलो, पार। और जो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो पार नहीं हो पाएंगे, ठीक है। समझ आता कुछ इसमें ऐसे ऑप्टिक एक्सेस होते हैं, पहले आपने देख रखी है। मैंने क्या करा, इसके जस्ट सामने एक और आपके पास पोलराइजर रखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, एनालाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनालाइजर बोलते हैं। और ये एनालाइजर कैसे रखा, जरा बोलो, आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्रॉस्ड पोजीशन में रखा है। इसकी ऑप्टिक कैसे है, ऐसे, ठीक है, और इसकी ऑप्टिक कैसे कैसे, जरा बोलो, ऐसे। ये समझ में आता है, ठीक है। अब ये समझ में आता है कि जैसी लाइट रे, ये जो लाइट रे आपके पास आई है, इसमें तो ऐसे कंपोनेंट पास हो गए, और आपके पास अब ये जरा देखो तो, अब इसमें कौन सा कंपोनेंट पास करेगा, सिर्फ ऐसे वाले कंपोनेंट पास करेगा, इस वाले कंपोनेंट क्या करेगा, जरा बोलो, ये जाने नहीं देगा। अभी किस पोजीशन में, जरा बोलो, ये क्रॉस्ड पोजीशन में है। कैसे पोजीशन में, दोनों बोलो, क्रॉस्ड पोजीशन में। कौन कौन, पोलराइजर और एनालाइजर। ये जब दोनों क्रॉस्ड पोजीशन में है, तो अगर आपसे बोलूंगा कि यहाँ पर लाइट कितनी मिली आपको, तो आपने पहले देख रखा, जब पोलराइजर की आपके पास और एनालाइजर की ट्रांसमिशन एक्सेस के बीच एंगल 90 डिग्री का बनता है, तो मेलस लॉ के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, जरा बोलो, 0 होती है। मतलब नो लाइट आपके पास ऑब्जर्व्ड, यानी कि किसी भी तरीके की कोई लाइट ऑब्जर्व नहीं होगी भी, ठीक है। ये बात समझ में आई, समझ में आना चाहिए। लेकिन अब होता क्या है, अभी समझ नहीं, ये बात आई कि अभी कहां पर आई है। हमने क्या करा, अब इसी के आपके बाद फिर से यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करा, और एक बात ध्यान में रखी। क्या बात ध्यान में रखी, जरा देखने की कोशिश करिएगा। फिर से हम एक एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं। ये हमने आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट, ये कैसी है लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट। कैसी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक। हमने किससे पास कराया, जरा बोलो इसको, हमने इसको पास कराया एक पोलराइजर से। फिर से किससे पास कराया, पोलराइजर से पास कराया। अब पोलराइजर से पास करा, पोलराइजर से आपको पता है कि कैसी लाइट रेज मिलेगी, जरा बोलो, ऐसे ऐसे, ये लाइट रे ऐसे मिली। फिर हमने क्या करा, अब इसके जगह, इसके बाद हमने क्या कर दिया, यहां पर एक मटेरियल रख दिया। हमने क्या करा, जरा बोलो, चलो छोटा सा, बहुत जरा बड़ा नहीं रखते हैं, फिर अदरवाइज डायग्राम नहीं बनेगा। हमने क्या करा, जरा देखो, इसके बाद क्या रख दिया, एक यहां पर एक मटेरियल रख दिया ऐसे करके, ठीक। ये आपके पास क्या है, ये आप ऐसा समझ सकते हैं, कोई सॉल्यूशन है, कोई क्रिस्टल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। खास करके जो यूज किया जाता है, अगर आपने कभी केमिस्ट्री में भी अगर पढ़ा होगा, होने का केमिस्ट्री का पार्ट होता है ऑप्टिकल रोटेशन वाला, ठीक है। तो अगर आपने कभी पढ़ा होगा, तो शुगर आपके पास सॉल्यूशन यूज करते हैं, खास करके हमने जब इनिशियल में ऑर्गेनिक हम स्टार्ट करते हैं, हेलो ऑर्गेन, हेलो एरिन, तो आपने वहां पर कभी देखा होगा, हो सकता है।
वहां पर म्यूटा रोटेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, इस टाइप के टॉपिक्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके पास क्या है जरा बोलो, एक आपका मटेरियल लिया जो ऑप्टिकली एक्टिव आपके पास मटेरियल है, ठीक है, ये एक आपके पास सब्सटेंस है। हमने क्या लिया, शुगर सॉल्यूशन खास करके यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ शुगर सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। तो जैसे हम शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं जरा बोलो, ये बिल्कुल सेम तरीके से फिर से आपके पास रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ है जरा बोलो, ये आपके पास एनालाइजर फिर से वैसे ही रखा हुआ है। लेकिन अब अगर मैं लाइट रे अगर देखता हूं, अब अगर लाइट रे अगर ऑब्जर्व करता हूं, तो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है अब जीरो नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अब जरा ध्यान सुनना, लाइट रे इसकी ऑप्टिकल एक्सिस ऐसी थी, तो ऐसे आपको वाइब्रेशन पास हुए। इसके आपका ये कैसे जरा बोलो, क्रॉस पोजीशन में रखा हुआ है। समझना जरा मैं क्या कह रहा हूं करके, क्रॉस पोजीशन में रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर इंटेंसिटी अगर जीरो नहीं हो रही है, आपके पास यहां क्या हो रहा है जरा बोलो, लाइट आपके पास ऑब्जर्व, लाइट क्या हो जाती है जरा बोलो, यहां ऑब्जर्व हो जाती है। अगर यहां लाइट अगर ऑब्जर्व अगर हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो आपका शुगर सॉल्यूशन आपने यूज किया था, इनने इस वाइब्रेशन को ये इसमें से ऐसे पास नहीं जाने दे रहा होगा। इसका मतलब इसने कुछ रोटेट कर दिया होगा। अब ये जब रोटेट करेगा तभी तो आपके पास इसके एंगल आपके पास चेंज हो जाएगा। अगर ये जब तक था तो आपको समझ में आता है, पेलर वाला पास हुआ, इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो पास हो ही नहीं सकता, थीटा 90 हो जाएगा। अब इसने क्या करा जरा बोलो, इसकी जो प्लेन ऑफ आपके पास जो ट्रांसमिशन एक्सेस है, या फिर आपके पास प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, इसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, इसको क्या, ये जो शुगर सॉल्यूशन है ये क्या कर देता है जरा बोलो, चेंज कर देता है। और चेंज करने की वजह से अब ये 90 डिग्री के एंगल पे एंटर नहीं करेगा, ये किसी और एंगल पे एंटर करेगा। अब थीटा जैसी 90 नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है, इंटेंसिटी भी जीरो नहीं होगी। तो ये आपके पास ये जो सिचुएशन आ रही है, ये जो फिनोमिना आ रहा है कि शुगर सॉल्यूशन रखने की वजह से या कोई क्रिस्टल रखने की वजह से आपने क्या करा, जो आपके पास जो प्लेन प्लॉइज लाइट थी, इसको हमने क्या कर दिया जरा बोलो, जब क्रॉस्ड पोजीशन में थी, जब क्रॉस्ड पोजीशन थी, तो उस कंडीशन में भी आपके पास क्या होता है जरा बोलो, उसमें भी हमें लाइट ऑब्जर्व हो रही है। इसका मतलब ये जो शुगर सॉल्यूशन है ये क्या करते हैं जरा बोलो, लाइट को रोटेट कर देते हैं। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं। बात समझ आई, ये क्या जरा बोलो, ये आपके पास इसमें मतलब ये रोटेट कर दे रहा होगा, ये ऐसे एंटर नहीं होने दे रहा होगा। ये कैसा कर हो रहा होगा जरा बोलो, ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ रोटेट कर दे रहा होगा। अब जब रोटेट करेगा तो नॉर्मल सी बात है, सीधे सीधे नहीं जा रहे होंगे, किसी एंगल पर जा रहे होंगे। अब थीटा 90 नहीं होगा तो इंटेंसिटी भी जीरो नहीं होगी। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, तो कुछ क्रिस्टल होते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो लाइट के आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से फाइनल इंटेंसिटी जीरो नहीं होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, लिख लें इस चीज को। पहले जीरो आ रही थी, लेकिन इस सॉल्यूशन ये कुछ इनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली आपके पास एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आपके पास सब्सटेंस बोलते हैं। ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं ठीक है, जो ऐसा काम करते हैं। चलो अब इसके बारे में लिख देंगे, डिफाइन कर देंगे इसको पूरा क्या है करके। द फिनोमेना, इसमें लिखना द फिनोमेना by which the plane of polarization rotates on लिखना passing through certain substance such as sugar। ठीक है, लिख देना, इसको हटा दूं, such as sugar solution, ठीक है, क्वार्ट्ज, ठीक है, एटसेट्रा, इट्स कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन।
ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसे लिख देना, these substance are called, these substance, ठीक है, these substance which rotate the plane of polarization are called optically active substance। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, हटा दें। चलिए, तो हमारे पास दो तरीके के, देखो अब जब हम पास करते हैं ना, तो या तो वो जो सब्सटेंस हमने रखा है बीच में, या तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को लेफ्ट घुमाएगा या राइट घुमाएगा। जब लेफ्ट घुमाता है तो इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, आपके पास बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, जब वो राइट घुमाता है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल, आपके पास जो ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं। ठीक है, इसमें लिखना टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। मैंने कहा कितने तरीके होते हैं जरा बोलो? दो तरीके के, या तो वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को राइट घुमाएगा, लेफ्ट घुमाएगा। एक को हम बोलते हैं आपके पास, एक को हम बोलते हैं आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक को हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, एक को हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो मतलब होता है राइट, इसका मतलब ये क्या करेगा जरा बोलो? इसको हम बोलते हैं, इसका मतलब डेक्स्ट्रो मतलब होता है राइट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड भी बोलते हैं, राइट हैंडेड भी बोलते हैं। इसको हम लेफ्ट हैंडेड भी बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन अगर राइट घूम रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो? इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना, द सब्सटेंस। ठीक है, इसमें लिख देना या विच रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें लिखना विच रोटेट plane of polarization in anti-clockwise direction। ठीक है, तो ये समझने वाली बात। चलिए, तो ये भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, मतलब कितना घुमा। ठीक है, जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है कितना अमाउंट घुमा, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, चलिए, अब घुमा तो सही, लेकिन कितना घुमा और वो किस किस बात पे डिपेंड करता है। इसमें लिखना द एंगल बाय विच, द एंगल by which plane of polarization, plane of polarization rotate, ठीक है, on passing through optical active substance, active
substance is called angle of rotation. एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसमें एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है बायोट। बायोट क्या करते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन देखते हैं फॉर द डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। वो डिफरेंट सब्सटेंस को लेते हैं और उनमें लाइट रेज को पास करते हैं, और लाइट रेज को पास करने के बेसिस पर जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, इनके प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कितना आपके पास रोटेट हो रहा है, उस चीज को वो किस किस बात पे डिपेंड करता है, इनके लिए फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्व करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेक्शन, ये ध्यान में रखना। क्या क्या है इसमें लिखना, अकॉर्डिंग टू, इसमें लिखना अकॉर्डिंग टू बायोट, एंगल ऑफ रोटेशन ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। पहला है अगर मैं बात करूं, पहला पॉइंट इसमें लिखना किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहले लिखना एंगल ऑफ रोटेशन जो डिपेंड करता है, एंगल ऑफ रोटेशन यानी कि जिसको मैं थीटा बोल रहा हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एल। एल क्या है, एल इज द, आप ऐसा बोल सकते हो लेंथ ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे या लेंथ ऑफ क्रिस्टल लिख सकते हो, थिकनेस ऑफ क्रिस्टल लिख सकते हो, ठीक है। लेंथ ऑफ आप लिख देना लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, या फिर लिख सकते हो थिकनेस ऑफ क्रिस्टल, जो आपने क्रिस्टल रखा है, जो किसका काम कर रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की तरह काम कर रहा है। दूसरा अगर मैं बात करूं, जो एंगल ऑफ आपके पास जो, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें फॉर अ गिवन अगर हम बात करें वेवलेंथ तो अगर हम फिक्स कर दें वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, अगर मैं दो चीजों को फिक्स कर दूं, वेवलेंथ और टेम्परेचर को अगर फिक्स कर दूं, देन एंगल of rotation depend on concentration of solution, या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा, या फिर इसी को एक और भाषा में लिख सकते हो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ये दोनों टर्म्स एक ही हैं, डेंसिटी लिखो या कंसंट्रेशन लिखो। ये सी क्या बता रहा है, यहाँ कंसंट्रेशन बता रहा है, क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन बता रहा है, ध्यान में रखना, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, डेंसिटी के बारे में बता रहा है, बात एक ही है। क्रिस्टल होगा तो डेंसिटी आ जाएगी, सॉल्यूशन होगा तो कंसंट्रेशन आ जाएगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा एंगल ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट एक और बात ऑब्जर्व करी आपको बायोट ने, क्या बात, ये इंपोर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना, इसी से क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें सी अगर मैं बात करूं, तीसरा पार्ट आपके पास क्या, फॉर अ गिवन लेंथ एंड कंसंट्रेशन, अगर मैंने किसी आपके पास सब्सटेंस की लेंथ और आपका कंसंट्रेशन अगर फिक्स कर दिया, ठीक है, द एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड ऑन वेवलेंथ। किस बात पे डिपेंड करता है जरा बोलो, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। जब किसी चीज को फिक्स कर दिया जाता है कंसंट्रेशन और लेंथ को, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो थीटा जो डिपेंड कर रहा है उसका रिलेशन आता है a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, ऐसा रिलेशन कुछ आता है, या फिर आप ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर नेक्स्ट अगर बात करूं, इसमें लिख देना एंगल ऑफ रोटेशन
also depend on temperature and nature of substance, जिसको आप यूज कर रहे हो। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है जरा बोलो, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, जब एक से ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव आप सब्सटेंस यूज करोगे तो उस कंडीशन में जो नेट आपके पास एंगल ऑफ रोटेशन होगा सबको ऐड करना पड़ेगा। कैसे? एल्जेब्रिकली। मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिएगा। जब एक से ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस यूज करोगे देन नेट आपके पास एंगल ऑफ रोटेशन देखने के लिए सबको एल्जेब्रिकली ऐड करोगे। एल्जेब्रिकली मतलब अगर हो सकता कोई लेफ्ट रोटेट करेगा तो अगर लेफ्ट का नेगेटिव लिख रहे हो तो राइट को पॉजिटिव लिख रहे होगे, ये समझ में आता है। तो लेफ्ट वाला आपके पास नेगेटिव रहेगा तो राइट वाला पॉजिटिव, फिर अगर राइट रहेगा तो राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट रहेगा तो फिर नेगेटिव। तो एक को आपको प्लस मानना पड़ेगा तो एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट आपका रोटेशन लिखने के लिए आपको सबको एल्जेब्रिकली ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक और इसमें पॉइंट होता है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है जरा देखने की कोशिश करना। अगर हम बात करें फॉर अ गिवन वेवलेंथ, and temperature, the angle of rotation depend on following फैक्टर। किस बात पे डिपेंड करता है जरा बोलो। हमने देखा था पहला, अगर हम देखो किस को हमने फिक्स कर रखा है, बात ध्यान में रखने वाली है, वेवलेंथ और टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, लेकिन ये बदलने वाले नहीं है थीटा के साथ। तो थीटा एक तो एल पे डिपेंड करेगा पहली बात, दूसरा किस बात पे डिपेंड करेगा जरा बोलो, थीटा प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा जरा बोलो, सी। होगा नहीं होगा? देन अगर हम बात करें इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो कितना हो जाएगा जरा बोलो, एल इंटू कितना हो जाएगा जरा बोलो, सी। कितना हो जाएगा जरा बोलो, सी। तो अब यहां से जब हम प्रोपोर्शनलिटी का अगर हम साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या इंट्रोड्यूस करते हैं जरा बोलो, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट आपके पास हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया एस, इसी कांस्टेंट का नाम होता है स्पेसिफिक रोटेशन। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। ये जो प्रोपोर्शनलिटी हमने कांस्टेंट यूज किया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा जरा बोलो, थीटा डिवाइडेड बाय एल और एल इंटू सी, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। डिफाइन करना चाहो तो डिफाइन भी कर सकते हो। कैसे डिफाइन कर सकते हो? अगर मैं स्पेसिफिक रोटेशन अगर आप बोलोगे क्या है, अगर मैं इफ एल की वैल्यू अगर आपके पास वन, आपके पास देखो हम बहुत छोटी यूनिट में यूज करते हैं तो हम 1 डेसीमीटर आपके पास लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरा अगर इसकी कंसेंट्रेशन अगर बात करूं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख रहा हूं, ठीक है, सीसी। देन जो एस इक्वल टू जो थीटा आता है, थीटा आपके पास किस में आता है, डिग्री में, ठीक है। ये जो थीटा आएगा वो किस में आएगा जरा बोलो, जिसमें भी आएगा, ठीक है, हमने डिग्री में लिया है। तो ये ध्यान में रखना, जब मटेरियल की लेंथ 1 यूनिट होगी और ये भी आपके पास कंसेंट्रेशन भी यूनिट होगा, उस समय जो एंगल हमें रोटेट हुआ था वो मिलेगा, जो भी एंगल मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, स्पेसिफिक रोटेशन। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें एक लास्ट पॉइंट है, ठीक है। इसी को कभी भी स्पेसिफिक रोटेटिंग पावर भी बोल देता है, इसको ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट एक पॉइंट आपके उसमें सिलेबस में पोलरीमीटर करके, ठीक है, पोलरीमीटर, ठीक है। पोलरीमीटर क्या होती है जरा देखो, एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है जो क्या करती है, स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करने का आपके पास काम करती है। क्या काम करती है जरा बोलो, स्पेसिफिक रोटेशन को कैलकुलेट करने का काम करती है, मेजर करने का काम करती है। उसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, पोलरीमीटर बोलते हैं। इसमें लिखना, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस which is used
used to measure, which is used to measure specific rotation, specific rotation produced by optically active substance, optically active substance। ठीक है, आपको ये डायरेक्टली बोलेगा पोलरीमीटर क्या करता है करके, आपको समझ में आना चाहिए स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करने का काम करता है। ठीक है, मेजर करने का काम करता है। तो फॉर्मूला क्या है उसका? फॉर्मूला है थीटा इक्वल आपके पास एल डिवाइडेड बाई एस इक्वल क्या जरा बोलो, एस इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई एल इनटू सी। हमारा काम होता है एल और सी तो हमको पता ही होंगे, कंसेंट्रेशन क्या ले रहा हूँ, सी क्या ले रहा हूँ करके। ध्यान सुन लीजिए क्या मैं क्या कह रहा हूँ, एल और सी तो हमें पता ही होंगे। अननोन क्या होगा जरा बोलो, इसी को अननोन को फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा अननोन है, कहां से? इस डिवाइस की हेल्प से। ये जो पोलरीमीटर है आपके पास, इसी को क्या करते हैं जरा बोलो, मेजर करते हैं। और मेजर करने के लिए पूरा आपके पास वर्क होता है, उसके पीछे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो आने वाला है नहीं। बस कैसे कैलकुलेट किया करके, ये तो आने वाला है नहीं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, ये अननोन है और आपके पास ये एल और सी है। सी एल क्या लेंथ है, थिकनेस है, ये भी बोल सकते हो। और टी और सी क्या जरा बोलो, कंसेंट्रेशन या डेंसिटी भी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो और पोलरीमीटर करता क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करने का काम करता है। तो ये था हमारा आपके पास पोलराइजेशन में लेक्चर नंबर 2, और यहीं पर आपके पास पोलराइजेशन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिक्स की जो भी आपके पास यूनिट है, आपके पास ऑप्टिक्स में जितने भी हमारे पास छोटे छोटे आपके पास जो चैप्टर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा मैकेनिक्स में एक टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, एक तो फ्लूइड बचा हुआ है और दूसरा एक रिलेटिविटी बचा हुआ है, उसको हम एक दो दिन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ऑप्टिक्स के मैं एक दो करके मैं असाइनमेंट भी भेज दूंगा, मुझे याद है, टेंशन मत लेना। ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको एक दो करके। थोड़ा बिजी होने की वजह से नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा है चाहते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।